पहली खबर जुड़ी है मोदी सरकार की पहली बैठक से। तीसरी बार शपथ लेने के बाद पीएम मोदी आज शाम को मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों के साथ बैठक करने वाले हैं। दूसरी खबर जुड़ी है जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं पर हुए आतंकी हमले से। इस हमले में 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह और सीएम विष्णुदेव साय ने दुख जाहिर किया। वहीं अब ये चर्चा जोरों पर है कि छत्तीसगढ़ में कैबिनेट का विस्तार होगा, क्योंकि एक पद पहले से ही खाली है और एक पद ब्रजमोहन अग्रवाल के लोकसभा सांसद बनने की वजह से खाली हो गया है। इधर मध्य प्रदेश में संविदा बिजली कर्मचारियों ने मोहन सरकार को चुनौती दी है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो हड़ताल पर चले जाएंगे। 10 बजे की 4 बड़ी खबरें। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मोदी सरकार 2.0 की। नतीजे आने के छठे दिन रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 72 मंत्रियों ने शपथ ली। पीएम के अलावा 60 मंत्री बीजेपी और 11 अन्य दलों के थे। शपथ से पहले एनसीपी कैबिनेट मंत्री की मांग को लेकर सरकार में शामिल नहीं हुई। मोदी 3.0 पर गठबंधन का असर है। लगातार तीसरी बार पीएम बनने वाले नरेंद्र मोदी ने अपना सबसे बड़ा मंत्री परिषद बनाया है। कुल 71 मंत्री हैं। 2014 में 45, 2019 में 57 मंत्री ने शपथ ली थी और इस बार 30 कैबिनेट मंत्री हैं। 2019 में 24, 2014 में 23 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली थी, यानी कैबिनेट मंत्रियों की संख्या में 25% का इजाफा हुआ है। 5 कैबिनेट कुर्सी गठबंधन को दी गई हैं और इनमें तेलुगु देशम के राम मोहन नायडू, जेडीयू के ललन सिंह, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी और एलजेपी के चिराग पासवान शामिल। वहीं 18वीं लोकसभा के चुनाव में एनडीए की जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मोदी के साथ 10 दिग्गज चेहरों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है, जिसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, मनोहर लाल, पीयूष गोयल और एचडी कुमारस्वामी ने शपथ ली। तस्वीरें आपके सामने। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद वो स्वतंत्र भारत के 20वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कौन कौन अब तक प्रधानमंत्री रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, बीपी सिंह, चंद्रशेखर नरसिम्हा राव, एचडी देवेगौड़ा, इंदर कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी 2014 में, 2019 में और अब 2024 में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ली है। और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति। बात कर लेते हैं अब मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बीजेपी के क्लीन स्वीप ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मध्य प्रदेश का वजन इस बार बढ़ाया है। अभी तक मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 से 4 सांसद ही केंद्र में मंत्री बनते थे, पर इस बार 5 को जगह मिली है। जी हां, 5 चेहरे आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग का भी ध्यान रखा। दलित चेहरे के तौर पर वीरेंद्र कुमार खटीक को तीसरी बार मंत्री बनाया गया है, जबकि आदिवासी चेहरे में फग्गन सिंह कुलस्ते की जगह दूसरी बार के 2 सांसद दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर को पहली बार मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। सावित्री धार से जबकि दुर्गादास उइके बैतूल से सांसद हैं। खटीक के जरिए बुंदेलखंड को साधने की कोशिश है। शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ही ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सांसद तोखन साहू ने रविवार देर शाम केंद्र में मंत्री पद की शपथ ली। उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाया गया है। केंद्र में राज्य मंत्री बनने वाले तोखन साहू 7वें सांसद हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद से अब तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में सिर्फ एक ही सांसद को मंत्री बनने का मौका मिला।
मोदी कैबिनेट में सिर्फ एक बार फिर यही तस्वीर देखने को मिल सकती है। इस बार छत्तीसगढ़ से तोखन साहू दिल्ली बुलाया गया है उनको। देखिए रिपोर्ट। मैं तोखन साहू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये खिलखिलाते चेहरे, मिठाइयाँ, ढोल नगाड़े, जश्न का माहौल। ये नजारा तोखन साहू के घर का है, जिन्हें पीएम मोदी के कैबिनेट में छत्तीसगढ़ से शामिल किया गया है। मैं तोखन साहू। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण से पहले तोखन के पास पीएमओ से फोन आया। उसके बाद वे प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। पहले तो तोखन साहू इस बात से बचते नजर आए। अब तो ऑफिस के माध्यम से मुझे कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही है। लेकिन तोखन साहू के खिलखिलाती मुस्कुराहट ने सब कुछ बयां कर दिया और विस्तार की टीम सीधा पहुंच गई तोखन साहू के घर, जहां हर तरफ बस जश्न का माहौल था। चारों ओर बस खुशियों की लहर देखने को मिली। एक उत्सव और उत्साह का माहौल है जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में शामिल होने का, एक छोटा सा किसान परिवार में जन्मे तोखन साहू जी को शामिल होने का सौभाग्य हुआ है। मैं बिलासपुर के देवतुल्य जनता सहित पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को मैं प्रणाम करता हूं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने सम्मानित तोखन साहू जी को योग्य समझा और अपने मंत्रिमंडल में शामिल किए। बहुत अच्छा लगी से मोदी। आपको जब पता चला तो आपके कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा जी। मुझे बहुत ही खुशी हुआ कि पापा जी का फोन आया था 1 बजे कि बेटा मंत्री पद मिल गया करके, मंत्री में सम्मिलित कर लिया करके मंत्रिमंडल में। बहुत ही अच्छा लगा। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि हमारे भैया को केंद्रीय मंत्री में शामिल किया गया। तो हम सभी दोनों बहनें यहाँ आए हैं, तो सब लोग हम लोग खुशी से यहाँ इकट्ठा हुए हैं अभी और सभी परिवार एक साथ हैं यहाँ। तोखन साहू के 2024 लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ से एकमात्र वो चेहरा है जिन्हें मोदी कैबिनेट 3.0 में जगह मिली। एक किसान परिवार का बेटा जिसने पंच से अपनी राजनीति की शुरुआत की और पीएम कैबिनेट में जगह बनाई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सांसद, पहली बार के सांसद हैं तोखन साहू। पंच से लेकर सांसद तक का सफर तय किया। 2023 में लोरमी से विधायक चुने गए थे। कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव को हराया। 1,64,000 से वोटों से जीत हासिल की। तोखन साहू के गांव में खुशी की लहर है, जमकर आतिशबाजी की जा रही है। तोखन साहू ने पहली बार लोकसभा की दहलीज पर कदम रखा है। वे बेहद साधारण किसान परिवार से आते हैं। तोखन साहू ने बिलासपुर लोकसभा सीट से 2024 के चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। लोरमी के छोटे से गांव सूरजपुर से 1994 में पंचपद से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और अब मोदी कैबिनेट में अपने कर्म पथ की निर्वहन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार न्यूज। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। शपथ के बाद मोदी मंत्रिमंडल की आज पहली बैठक होने जा रही है। ये बैठक शाम करीब 5 बजे दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग पर हो सकती है, जिसमें सभी मंत्री हिस्सा लेंगे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी सरकार की नई कैबिनेट में शामिल मंत्रियों को डिनर पर बुलाया है। तो जेपी नड्डा डिनर देंगे आज दिल्ली में। आज की हलचल, डिनर में सभी मंत्री शिरकत करेंगे। शपथ के बाद एक्शन में सरकार, जेपी नड्डा ने सभी मंत्रियों को डिनर पर बुलाया है। आज शाम मोदी कैबिनेट 3.0 की पहली बैठक। तो शपथ के बाद विभाग बंटवारों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बीजेपी के पास ही रहेंगे अहम मंत्रालय, ये खबरें हैं। एनडीए के बाकी साथियों को दूसरे मंत्रालयों से ही संतोष करना पड़ेगा। सीसीएस से जुड़े मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी, जिसमें देश की सुरक्षा से संबंधित कमेटी शामिल होती है, जैसे विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय। ये जो बड़े मंत्रालय हैं बीजेपी अपने पास ही रख सकती है और जो एनडीए के बाकी साथियों को दूसरे मंत्रालयों से संतोष करना पड़ेगा। वहीं केंद्र में मोदी सरकार की शपथ के बाद शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्र में मोदी सरकार की शपथ के बाद शेयर बाजार में उछाल। सेंसेक्स पहली बार 77,000 के पार। सेंसेक्स में
323 अंकों की बढ़त देखने को मिली। निफ्टी में भी 105 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। जैसे ही कल मोदी कैबिनेट की, मोदी सरकार की, मोदी 3.0 की शपथ हुई, मोदी सरकार की शपथ हुई, उसके बाद शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला है। सेंसेक्स पहली बार 77,000 के पार हुआ और सेंसेक्स में 323 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। वहीं निफ्टी में भी 105 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। क्या है इसके मायने, क्या है इसके मायने, वो हम समझेंगे। और समझने के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ब्रजेश जी, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? एक तरफ जब सरकार नहीं बनी थी तब कहने को मिल रहा था कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगा दीजिए, सरकार बनेगी और बूम देखने को मिलेगा, वैसा हुआ नहीं। लेकिन शपथ लेने के बाद शेयर मार्केट में उछाल देखने को मिल रहा है। क्या कनेक्शन है इन सब का? सुमित, देखिए, ये आज बहुत बड़ा दिन है शेयर मार्केट के लोगों के लिए, से जुड़े लोगों के लिए और पूरी सरकार की इकोनॉमी के लिए भी, कि सरकार ने कल शपथ ली और आज देखो 77,000 से ऊपर पहुंच गया था, 77,079। ये ऐसा करीब 500, सेंसेक्स में 500 अंकों की उछाल थी। ये बहुत बड़ी उछाल कहलाती है। निफ्टी जो था, निफ्टी भी 23,400 पार कर गया था और ये भी बहुत बड़ी उछाल थी निफ्टी के हिसाब से। तो कुल मिला के इसको इस रूप में देख सकते हैं कि ये सरकार की सफलता, सरकार का वेलकम किया है शेयर मार्केट ने और निवेशकों ने एक तरीके से भरोसा जताया नई सरकार में कि देखिए, जब एग्जिट पोल के नतीजे आए थे और एग्जिट पोल के नतीजों के बाद एक बार शेयर मार्केट ने बूम किया था, बहुत लंबी उछाल मारी थी और फिर उसका जब रिजल्ट आने शुरू हुए तो उस दिन जो बिकवाली हुई थी, उस दिन जब एनडीए जब नीचे गिरना शुरू हुआ था, उसके नंबर्स कम आने शुरू हुए थे, तो जो बड़ी बिकवाली हुई थी, जो पॉइंट वो शेयर मार्केट गिरा था, उससे लगा था कि वो बहुत पैनिक हो गया। मगर जैसे ही सरकार फिर बनी, मोदी सरकार की शपथ लेते ही सेंसेक्स में जबरदस्त उछाल मारी। बिल्कुल ब्रजेश जी, शेयर मार्केट की बात करना बेहद जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि शेयर मार्केट को लेकर ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सरकार पर कहीं न कहीं आरोप लगाए थे कि आपने भ्रम फैलाया है, लोगों को शेयर बाजार में निवेश करने के लिए क्यों कहा। ऐसे आरोप लगे थे सरकार पर। देखिए, शेयर मार्केट में तो उतार चढ़ाव होता है। उतार चढ़ाव में लोग अपना फायदा नुकसान करते हैं। जो खिलाड़ी लोग होते हैं वो फायदा कर जाते हैं, जो अनजान होते हैं नुकसान कर जाते हैं। उसके पीछे कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं, कुछ लोगों के काटे हो सकते हैं, मगर उस सबके बावजूद जो ओवरऑल जो निवेशक है उसके लिए आज बेहद खुशी का दिन है। उसकी वजह यही है कि शेयर मार्केट, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी होती है उसकी नब्ज होती है, शेयर मार्केट का नब्ज जान के लोग समझ जाते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी कहाँ जाने वाली है। तो एक बार फिर एक स्थायी सरकार, जो घटक दलों के साथ बनी है, मगर स्थायी सरकार की सभी लोगों ने देखी है और विदेश निवेशकों ने जो तब इतनी बड़ी मार्केट जब खरीद होती तब मार्केट बढ़ जाता है, तो बड़े पैमाने पे तो रियो सेंसेक्स पहली बार 77,000 के ऊपर पहुंच गया है। जो निफ्टी है वो पहली बार 23,000 के ऊपर पहुंच गया। तो निश्चित ही बहुत बड़ा दिन है और इसका मायना यही है कि निवेशकों ने, देश के विदेशी निवेशकों ने मोदी सरकार में भरोसा जताया और ये समझा कि जो आर्थिक सुधार मोदी सरकार ने लागू किए थे अपने पिछले 10 साल में, वो आगे 5 साल में लगातार चलते रहेंगे। तो वेलकम किया है शेयर मार्केट ने मोदी। कुल मिलाकर वेलकम किया है शेयर मार्केट ने मोदी की नई टीम का, नरेंद्र मोदी की 3.0 टीम का। बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर 6 महीने का अफसरों को देना होगा रिपोर्ट कार्ड। 6 महीने की उपलब्धियों का रिकॉर्ड पेश करना होगा अफसरों को, मध्य प्रदेश के अफसरों को, अधिकारियों को। 11 जून को दोपहर 12 बजे मंत्रालय में एक बैठक होनी है। बैठक में मंत्री विभाग के अपर प्रमुख सचिव और प्रमुख सचिव मौजूद रहेंगे। मोहन सरकार में लिए गए फैसलों पर अफसर से होगा उपलब्धियों पर जवाब तलब। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी विवेक पांडे भोपाल से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या सरकार देखना चाहती है कि अफसर किस तरह से काम कर रहे हैं प्रदेश में? बिल्कुल सही बात है। अफसरों के परफॉर्मेंस को लेकर ये पूरी कवायद की गई है कि कल 12 बजे एक बैठक बुलाई गई है जिसमें सभी विभागों के मंत्री और प्रमुख सचिव और एसीएस रैंक के अधिकारियों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। और ये कहा है कि जब बैठक में आए तो 6 महीने की उपलब्धि का रिकॉर्ड लेकर आए। यानी कि मोहन यादव अफसरों से ये पूछेंगे कि 6 महीने में सरकार ने कई अहम फैसले लिए, तो ज़मीनी स्तर पर अमली जामा पहनाने का काम अफसरों का था, तो आखिरकार
कितना परफॉर्मेंस और कितना सुधार लेकर सरकार को के लिए लेकर आए हैं अधिकारी। तो ऐसे में कई विभागों के अधिकारियों के साथ मोहन यादव 1-to-1 चर्चा भी करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर कैसा कामकाज रहा। और ठीक ये 12 बजे कल ये बैठक होगी और बैठक से पहले मुख्य सचिव भी के साथ भी वो बैठक करेंगे। यानी कि ये मान लिया जाए कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद मोहन सरकार एक बार फिर एक्टिव हो चुकी है और सबसे पहले शुरुआत अगर की जाए तो अधिकारियों से की जाए, क्योंकि क्या माना जाए रिपोर्ट कार्ड के आधार पर कुछ कार्रवाई, कुछ फैसले भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है। मोहन यादव खुद समीक्षा करेंगे तो स्पष्ट है कि आने वाले कुछ दिनों में तबादले भी देखे जाएंगे। कई विभागों के अधिकारियों के परफॉर्मेंस के आधार पर उनके तबादले होंगे और यही वजह है कि मोहन यादव खुद तमाम सारे अधिकारियों से 6 महीने का पूरा ब्यौरा लेकर आने के लिए कहा है और इसी से ये तय हो जाएगा कि कौन से अधिकारी को कौन से विभाग की जिम्मेदारी मिलेगी। अभी जैसे ही ये दिसंबर में गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शपथ ली थी, उस वक्त देखने के लिए मिला था कि अधिकारियों के बड़े स्तर पर तबादले हुए, लेकिन 6 महीने के अंदर सरकार रिव्यू कर रही है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि अधिकारियों का परफॉर्मेंस लेवल कितना बढ़ा है, कौन कौन से अधिकारियों के पास क्या काम था, उन्होंने क्या ठीक है, परफॉर्मेंस के आधार पर आगे फैसला लेने वाली है सरकार। हमारे सहयोगी विवेक ऐसा बता रहे हैं। बहुत धन्यवाद विवेक आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो मध्य प्रदेश में 6 महीने के अंदर उपचुनाव भी होंगे। सांसद बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यसभा सीट खाली होगी। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बुधनी में भी उपचुनाव होंगे, क्योंकि वहां से विधायक हैं वो। अमरवाला से कमलेश शाह के इस्तीफे के बाद भी वहां पर उपचुनाव होंगे। तो लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, सरकार बन गई, शपथ भी हो गई, अब फिर से उपचुनाव की बारी मध्य प्रदेश में 6 महीने के अंदर ही उपचुनाव होने वाले हैं। सांसद बनने के बाद सिंधिया की राज्यसभा सीट खाली हो रही है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान लोकसभा सांसद बन गए हैं, अब केंद्रीय मंत्री बनेंगे। बुधनी से विधायक भी हैं, वहां पर उपचुनाव होने हैं। अमरवाला से कमलेश शाह के इस्तीफे के बाद वहां भी उपचुनाव होने हैं। तो मध्य प्रदेश में 6 महीने के अंदर अब उपचुनाव का बिगुल बजेगा। देखिए एमपी में कहां उपचुनाव होंगे। एक राज्यसभा सीट पर, बुधनी विधानसभा पर और अमरवाला विधानसभा। राज्यसभा सीट सिंधिया जी की खाली हो रही है। बुधनी से शिवराज सिंह चौहान विधायक हैं, अब वो केंद्र में मंत्री रहेंगे, तो वहां पर उपचुनाव होगा। और कमलेश शाह के इस्तीफे के बाद अमरवाला में भी उपचुनाव होना है। उधर छत्तीसगढ़ में 2 मंत्री पदों के लिए दावेदार सक्रिय हो चुके हैं। कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल रायपुर से सांसद चुन लिए गए हैं। मंत्री पद से इस्तीफे के बाद एक पद खाली होगा। पहले से ही साहब मंत्रिमंडल में एक मंत्री पद खाली है। 18 जून तक विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे बृजमोहन अग्रवाल। मंत्री बनने की दौड़ में कई बड़े नेता शामिल हैं। दौड़ में अजय चंद्राकर हैं, राजेश मूणत हैं, अमर अग्रवाल का नाम भी है रेस में और धर्मलाल कौशिक, लता उसेंडी के नाम भी चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कौन मंत्री बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। ये नाम देखिए, ये बड़े चेहरे आपको हम बता रहे हैं, बड़े चेहरे हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कौन कौन मंत्री बन सकता है। अजय चंद्राकर, लता उसेंडी, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, ये मंत्री बन सकते हैं। इन चेहरों पर चर्चा हो रही है। अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, लता उसेंडी, धर्मलाल कौशिक। जी हां, कौन बनेगा इनमें से मंत्री, देखना दिलचस्प होगा काफी। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद मोहन सरकार की पहली चुनौती है संविदा बिजली कर्मचारियों ने खड़ी कर दी है। संविदा बिजली कर्मचारियों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। जुलाई के पहले हफ्ते में हजारों संविदा कर्मी बड़ा प्रदर्शन करेंगे। 11 महीने बाद भी संविदा नीति लागू न होने पर विरोध किया जाएगा। नवीन संविदा नीति 2023 का भी लाभ नहीं मिल रहा है उन्हें। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 4 जुलाई 2023 को इसकी घोषणा की थी। उधर सीएम विष्णुदेव साय के जशपुर के गृह गांव के बगिया के कैंप कार्यालय में जन दर्शन कार्यक्रम अब फिर से शुरू हो गया है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी समस्या को लेकर कैंप कार्यालय पहुंच रहे हैं और उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए निराकरण भी किया जा रहा है। बगिया स्थित कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय जन दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्या सुन रही हैं और मौके पर ही इसका निराकरण भी
किया जा रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में शायद सरकार बनने के बाद 10 फरवरी से मुख्यमंत्री के निजी निवास बगिया में कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें जिले के सभी लोगों की समस्याओं का निदान किया जा रहा है। उधर रीवा में भीषण गर्मी के बीच चलती गाड़ी में आग लग गई। जहां आग लगते ही चालक स्कूटी छोड़कर भाग गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंचती है और आग पर काबू पाया जाता, लेकिन तब तक स्कूटी जलकर राख हो चुकी थी। तो अचानक से स्कूटी में आग लग जाती है। चलती गाड़ी में अचानक से आग लग गई। स्कूटी सवार ने जो वहां स्कूटी छोड़कर अपनी जान बचाई, फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन देखिए क्या हाल हुआ स्कूटी का।